Hello friends and welcome to your channel MPPSC with Pravesh. Today we are going to talk about fundamental duties या मौलिक कर्तव्य जिनको हिंदी में बोलते हैं. तो we will learn and ये किस GS में आता है हमारे. It is important for GS2. GS2 में जो यूनिट 1 है उसमें दे रखा है fundamental duties as well as for prelims. This topic is very important और इसको हम लोग आज अच्छी तरह से समझ लेते हैं और इससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको देख लेते हैं. सो सबसे पहले जो एक बेसिक है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में जो बातें हमको याद रखनी है, फर्स्ट वी विल सी इट कि क्या क्या याद रखना है. सबसे पहले तो ये किस पार्ट में मेंशन्ड है. ये पार्ट 4A में मेंशन्ड है. ठीक है, पार्ट 4A. और जब भी आपको किसी भी पार्ट के बाद ABCD दिखे ऐसा कुछ तो समझ जाइएगा कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था. दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन that was that came into being in 1950. So part 4A, fundamental duties are mentioned in part 4A. and किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? इट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 51A. ठीक है, तो ये भी एडिशन है. तो कब ऐड की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज? फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. तो दो अमेंडमेंट्स के जरिए फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया है. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई एंड 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसके अंदर एक और फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई. ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ने के लिए ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी. एक तो ये इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया, ठीक है, व्हेन इंडिया वाज अंडर इमरजेंसी. एंड दूसरा ये किसकी रिकमेंडेशन पे जोड़ी गई थी? फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वरण सिंह कमेटी. ठीक है, ये सरदार स्वरण सिंह जी की फोटो देख लीजिए आप लोग. एंड इट वाज एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस पर्संस कमेटी, सरदार स्वरण सिंह कमेटी. ठीक है, सरदार स्वरण सिंह के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं. ही वॉज मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट फ्रॉम 1952 to 1975 and he has a record of being the second largest union cabinet minister after बाबू जगजीवन राम. ठीक है, तो 1952 से लेके 1975 तक सरदार स्वरण सिंह यूनियन कैबिनेट का हिस्सा रहे. ठीक है, और इनके बारे में एक खास बात है कि 1971 के वॉर के बाद जब यूनाइटेड नेशंस में डिबेट चल रही थी तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो, ही सेड कि योर हैंड्स आर फिल्ड विथ ब्लड और दे हैव ब्लड इन देम. और सरदार स्वरण सिंह ने क्या किया कि उन्होंने अपने हाथ दिखाए और बोला कि देखिए बिल्कुल साफ है. एंड सब लोग हंसने लगे. सो कई बार क्या होता है कि डिबेट्स में या इंटरव्यूज में आपको लोगों को हंसाना भी होता है. आपकी विट विट भी जो है वो बहुत काम करती है और बहुत इफेक्टिव होती है. तो जब आप लोग भी एमपीपीएससी के इंटरव्यू में जाएं तो ट्राई टू बी मतलब नॉर्मल, है ना. एंड अगर आपका इंटरव्यूअर हंस दिया, इफ ही एंजॉयज योर इंटरव्यू, तो आपको ज्यादा नंबर मिलने तय हैं. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे. फंडामेंटल ड्यूटीज किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन पे ऐड किया गया था? सरदार स्वरण सिंह कमेटी की. एंड इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्स्टवाइल यूएसएसआर. ठीक है, तो जो पहले सोवियत यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स थे और आज के मतलब मेनली रशिया, तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन से ये इंस्पायर्ड है. ठीक है, तो ये जो पार्ट है आपका इस स्लाइड में जो आपको दिखता है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर मेंस फॉर 2 मार्कर्स. ठीक है, तो 2 मार्कर्स में ऐसा पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो किस पार्ट में है? पार्ट 4A में. किस आर्टिकल में है? 51A में. इसके जरिए ऐड की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एंड 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. और अभी कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर. कौन सी कमिटी थी? सरदार स्वरण सिंह कमिटी थी. और कहां से इंस्पायर्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अर्स्टवाइल यूएसएसआर से. ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट आर द फंडामेंटल ड्यूटीज. तो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में ये आपके सामने लिखा हुआ है. इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया to abide by the constitution and respects its ideals and institutions, the national flag and national anthem. कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेंगे और उसके जो आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम रिस्पेक्ट करेंगे. तो चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. उन नोबल आइडियल्स को फॉलो करेंगे और उनको मानेंगे जो हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में थे. टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. तो इट इज मेंशन्ड इन फंडामेंटल ड्यूटीज. ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में
प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आई थिंक इन 2014 और 15 दे आस्क्ड इट, तो ये ध्यान रखिएगा। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर द नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women। ठीक है, तो सभी लोगों के बीच में आपसी भाईचारा बढ़ाएंगे और ऐसी सारी हरकतों को छोड़ेंगे जो कि वुमेन की डिग्निटी के खिलाफ है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर को बढ़ावा देंगे। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे एंड लिविंग क्रिएचर्स के लिए कंपैशन रखेंगे। ठीक है, आपके GS3 में जो है वो एक टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, तो वहां पर भी आपको ये चीज काम करेगी कि फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल 51A के G में लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। फिर है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगे और हिंसा से बचेंगे। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to the higher levels of endeavor and achievement। ठीक है, तो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली भी एक्सीलेंस की तरफ जाएंगे ताकि देश का नाम और ऊपर हो। एंड then finally last, which was added through 86th constitutional amendment, he who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be ward between the age of 6 to 14 years। तो 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजेंगे और उनकी शिक्षा की व्यवस्थाएं करेंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अभी कुछ सालों पहले मोदी गवर्नमेंट ने राजपथ का नाम बदल करके, जो दिल्ली में किंग्स वे था या जिसको हिंदी में राजपथ बोलते थे, उसका नाम बदल करके अब कर्तव्य पथ कर दिया गया। ठीक है, सो दैट हैज बीन नेम्ड एज कर्तव्य पथ एंड दिस गवर्नमेंट इज एम्फेसाइजिंग हाईली ऑन द ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, कि वी शुड आल्सो रिमेंबर अवर फंडामेंटल ड्यूटीज। एंड एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अभी जो हम लोग जी रहे हैं वो कर्तव्य काल में जी रहे हैं। ठीक है, सो द पीरियड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम 75th to 100th ईयर, ठीक है, यानी 2023 से लेके 2047 तक जो पीरियड है दैट इज कर्तव्य काल। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एमपीपीएससी में कई बार मेंस में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कर्तव्य काल, 2 मार्कर में। तो हम लोग ध्यान रखेंगे द पीरियड फ्रॉम 2023 to 2047 is referred to as कर्तव्य काल। ठीक है, नाउ कम टू सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखने के लिए मैंने एक एक्रोनिम बनाया है, दैट इज वायर। वायर का मतलब है वार्निंग, इंस्पिरेशन, रिमाइंडर, एग्जामिनिंग एंड एनफोर्सेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, वार्निंग। दे एक्ट एज वार्निंग अगेंस्ट एंटी नेशनल एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ नेशनल फ्लैग, डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो एक तरह से ये चेतावनी देती है क्या नहीं करना है। दूसरा, दे एक्ट एज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू द सिटीजंस एंड इनकलकेट फीलिंग ऑफ कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन अमंग द सिटीजंस। दे मेक सिटीजंस एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द मेकिंग ऑफ नेशन। ठीक है, तो ये आपको इंस्पिरेशन भी देती है कई सिटीजंस को कि हमारे अंदर एक कमिटमेंट होना चाहिए देश को आगे ले जाने का, और डिसिप्लिन होना चाहिए कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचे। थर्ड, they act as reminder to the citizens that while enjoying their rights they must be conscious of their duty towards the nation and fellow citizens। ये एक तरह का रिमाइंडर का काम भी करती हैं कि हमको याद रखना चाहिए कि राइट्स के साथ साथ हमारी ड्यूटीज भी हैं हमारे राष्ट्र के प्रति और सिटीजन्स के प्रति, जो हमारे साथी नागरिक हैं उनके प्रति भी। इसके अलावा दे हेल्प द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लॉज। ठीक है, तो कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं उसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज का भी ध्यान रखा जाता है। एंड सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट while examining the reasonable restrictions under article 19 and 21 fundamental duties will be considered। ठीक है, तो आर्टिकल 19 और 21 में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं उन वो सही हैं और उनके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज भी कंसीडर की जाएंगी। फिफ्थ इज दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, तो इनके पालन के लिए पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर पेनाल्टी एंड पनिशमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। जैसे नेशनल फ्लैग का अपमान करने पे आपको सजा हो सकती है, सो दिस दे आर इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपसे 7 मार्कर में अगर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, तो सिर्फ एक शब्द से आप पूरा अपना आंसर कर लेंगे, वायर से। ठीक है, वार्निंग, इंस्पिरेशन,
रिमाइंडर, एग्जामिनिंग एंड एनफोर्सिबिलिटी। देन क्रिटिसिज्म ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, इनकी आलोचना क्यों होती है, क्या गड़बड़ी है। फर्स्ट थिंग इज वेगली वर्डेड, कि इनका बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे लिख दिया है टू फॉलो द इंस्पायर टू फॉलो नेशनल मूवमेंट आइडियल्स, ठीक है, तो नेशनल मूवमेंट के जो आइडियल्स हैं वो सुभाष चंद्र बोस के लिए अलग हो सकते हैं, महात्मा गांधी के अलग हो सकते हैं, सो दे आर वेगली वर्डेड, कि पता नहीं है कि इसको फॉलो करना है। देन सेकंड इज नॉट एग्जॉस्टिव, नॉट एग्जॉस्टिव मतलब सब कुछ इंक्लूड नहीं किया गया है, जैसे राइट टू, जैसे वोट करने को ड्यूटी जो है वो इंक्लूड नहीं की गई है, या ड्यूटी टू पे टैक्सेस, इसको इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। फिर तीसरा क्रिटिसिज्म है कि दे आर मोरल प्रीसेप्ट्स, की अच्छी अच्छी बातें बस लिख दी गई हैं और उनका कोई मतलब नहीं। फोर्थ इज दे आर नॉट बाइंडिंग, कि फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन ना करने पे आपको कोई सजा हो सकती है, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द फंडामेंटल ड्यूटीज देन यू माइट बी पनिश, तो ऐसा बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ नहीं है कि दे आर नॉट बाइंडिंग। फिफ्थ इज दे आर मेंशन्ड इन पार्ट 4 एंड नॉट पार्ट 3 व्हिच इज जस्टिसेबल, तो इफ समवन इज नॉट फॉलोइंग द फंडामेंटल ड्यूटीज देन यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट कि उनको फॉलो करना चाहिए। तो ये क्रिटिसिज्म्स हैं कुछ। वैसे एमपी का जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म वाले टॉपिक्स नहीं आते हैं, बट फिर भी अगर हम 5 चीजों को याद रखेंगे तो वी वुड हैंडल इट। वेगली वर्डेड, नॉट एग्जॉस्टिव, मोरल प्रीसेप्ट्स, not binding, mentioned in part 4 and not part 3 which is justiciable. So thank you. I hope by this video we will be able to answer all the questions of fundamental duties that might be asked in our prelims and mains. Prelims and mains में कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाए फंडामेंटल ड्यूटीज से तो अब हम लोग इसको हैंडल कर सकेंगे। Thank you and have a nice day. Please do like, share and subscribe our channel for more such videos. Thank you.